कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ज्यादातर शहरों में टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लोग अपने घरों में कैद हैं। कोरोना से बचने के लिए सभी सावधानियां भी बरत रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की है। पहला तो ये कि बच्चे किसी भी हाल में संक्रमित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही घरों में कैद बच्चे तनाव और एंजाइटी से भी दूर रहें, क्योंकि एक तरफ जहां बच्चों की पढ़ाई ठप है तो वहीं मानसिक रूप से स्वस्थ रखना भी सबसे बड़ी चुनौती है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल मौजूद है जो बताएगा कि आखिर कोरोना काल में बच्चों की परवरिश आप कैसे करें। तो हमारे साथ में डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, सभी उनके पास में जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में डॉक्टर परवीन जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर परवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, पहली लहर में हमने देखा कि हमारे बुजुर्गों पर अटैक हुआ कोरोना का और बहुत सारे लोगों को हमने खो भी दिया। दूसरी लहर में हालात ये हो गए कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, कितनी जाने गई, क्या हालात पैदा हुए, हम सब ने देखे। लेकिन अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर में हमारे बच्चे टारगेट होंगे। सबसे बड़ा सवाल आज हर किसी के जहन में यही है कि बच्चों को आखिर कैसे बचाएं, क्योंकि उनको आइसोलेट करना, वैक्सीनेशन उनका हुआ नहीं है, उनको समझाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और ये वैज्ञानिकों का एक आकलन है कि आने वाली जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर काफ़ी प्रभावी रहेगी, उन्हें अधिक अपने शिकंजे में लेगी। और बच्चों को ख़ासतौर पे 18 वर्ष से नीचे के लोगों को हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मानते हैं, और जो छोटे बच्चे रहते हैं यानी कि 5 से 7 साल के बीच के करीब, उन बच्चों को हम आफ्टर ऑल कैसे आइसोलेट करेंगे। और अगर आइसोलेट करना का मतलब ये होता है कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ हमें दो बातें ध्यान में रखना चाहिए हमें। पहली तो ये कि बच्चों को कहीं ये महसूस ना हो कि उन्हें आपने आइसोलेट किया हुआ है या क्वारंटाइन किया हुआ है। घर के अंदर ही रखना है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी उन्हें अलाउ नहीं करना है। जैसे क्लब, आजकल हर सोसाइटी में एक पार्क होता है, क्लब होता है, वहाँ जाके बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो दूसरे बच्चे और कहाँ मिल के आए, किस तरह का वायरस वो कंटेन कर रहे हैं। अभी जो वायरस की स्ट्रेन है ये काफ़ी पहले की तुलना में म्यूटेंट हो चुकी है और इस तेज़ी से फैल रही है। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज़ पे हमें बंद करना पड़ेगा, और इस आउटडोर एक्टिविटी को बंद करने के पश्चात अब बच्चे क्या करें। तो ये जो 5 से 7 साल या 10 साल तक के बच्चे होते हैं, ये इतने अधिक एक्टिव होते हैं कि इन्हें किसी एक कमरे में बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी कमरे में अगर आप ख़ास तौर पे ये कह के बंद करेंगे बेटा आपको यही रहना है और आपको क्वारंटाइन रहना है, तो शायद और मुश्किल काम हो जाता है। तो उन्हें बीमारी की गंभीरता जितना वो आज समझ सकते हैं उतना समझाएं। मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती जो पॉजिटिव हुई, 3.5 वर्ष की बच्ची है, परंतु जब उनके माता पिता के आग्रह पर मैंने उसे समझाया कि बेटा बाहर निकलने पे आपको ये तकलीफ़ें हो सकती हैं और दूसरों को ये तकलीफ़ हो सकती हैं, कुछ दिनों तक आपको घर के अंदर ही खेलना होगा। यकीन मानिए वो बच्ची 21 दिन तक अपने घर में ही रही और उसने पूरी तरह से अपना आइसोलेट किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि ऐसे में बच्चों से हम क्या कराएं। उन्हें काम करने के लिए बहुत क्रिएटिव बच्चे रहते हैं। ये हमें मालूम रहता है कि हमारा बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, क्ले आर्ट में अच्छा है या अन्य किसी चीज़ में अच्छा है, तो ऐसी गतिविधियों में उनका ध्यान दिलाएं जो कि क्रिएटिव होती हैं, जो अभी नहीं तो आगे चल के उनके काम आने वाली हैं। इस वक्त स्कूल सारे बंद हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो सारा दारोमदार उनके माता और पिता पर आ जाता है और ऐसी कंडीशंस में उन्हें पूरा ध्यान देना होगा और उनका रख रखाव करना होगा। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि इंदौर के सीएमएचओ हैं आप, इंदौर की हालत क्या हुई फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में हम अच्छी तरह जानते हैं और इंदौर ने बखूबी लड़ाई भी लड़ी, हमने देखा, और अब बेहतर स्थिति में है।
लेकिन अगर हम हकीकत की बात करते हैं, वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, अगर हम बच्चों के लिहाज से इससे बात करें, बच्चों के वेंटिलेटर्स अलग हैं। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में हालत यह है कि आज तो फिर भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर हालत आगे बिगड़ती है, कितने आईसीयू हैं हमारे पास बच्चों के लिए, कितने इंटेंसिव केयर यूनिट अलग हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए डॉक्टर्स कितने हैं। स्टाफ की किल्लत सबसे बड़ा सवाल है आज के हेल्थ सिस्टम में। तो इससे लड़ने के लिए कैसे आगे तैयारियां होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की, और कैसे तैयारियां हो रही हैं? आपका प्रश्न बिल्कुल सामयिक है। आज की तारीख में यदि सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि बच्चों के, पर्टिकुलरली बच्चों के अस्पताल कितने हैं। तो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में महज 3 या 4 अस्पताल प्राइवेट में और एक शासकीय अस्पताल है जहां पर सिर्फ बच्चों का इलाज किया जाता है। कुल डॉक्टर्स की बात करें तो इंदौर में 350 पीडियाट्रिशियंस हैं जो बच्चों की देखभाल का जिम्मा संभाले हुए हैं। 40 लाख की पॉपुलेशन में यदि 350 डॉक्टर्स हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत कम आंकड़ा हो जाता है। परंतु तैयारी के तौर पर हमारे कलेक्टर महोदय ने पहले ही इस समय जो हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक हैं इनकी एक मीटिंग बुलाई है। एक जो हमारा सरकारी अस्पताल है इसे पूर्णतः बच्चों का वार्ड घोषित कर दिया गया है, पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राइवेट में जो 3 अस्पताल हैं जो सिर्फ बच्चों का इलाज करते हैं उन्हें भी अलर्ट पे रहने का कह दिया गया है। वेंटिलेटर, बाईपेप, इस तरह की जो मशीनें आवश्यक होती हैं, ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन और पैरामीटर्स, जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं इनको खरीदने का उनसे आह्वान किया गया है। साथ ही उनसे ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने अस्पताल में उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज, हमारा बच्चा ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीमार ना पड़े या उससे काल कवलित ना हो सके। चलिए तो सर, हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड वेव में जो हालात बने हैं वो थर्ड वेव में ना बने और बच्चों का इलाज अच्छे तरीके से हो, इसलिए पहले सरकार तैयारी कर ले, पहले डिपार्टमेंट तैयारी कर ले। बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर रूमा, अभी इसी का जिक्र हम कर रहे थे और इसी बात को लेकर बात कर रहे थे डॉक्टर प्रवीण की बच्चों को आइसोलेट करना सबसे मुश्किल काम है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आइसोलेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। फिर उनके खाने का भी ध्यान रखना, फिर उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनको समझाना कि बेटा आप आइसोलेट हैं, आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हैं। कितनी चुनौती है और कैसे पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए, कैसे पेरेंट्स तैयारी करें अगर उनका बच्चा संक्रमित हो जाता है तो? जी बिल्कुल, नमस्ते सभी को। बिल्कुल बच्चों को आइसोलेट करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें पेरेंट्स के, अभिभावक की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है कि हम किस तरह से बिना बच्चे को स्ट्रेस में लाए, कैसे उसे एक पॉजिटिव तरीके से हम मोटिवेट करें कि बच्चा जो है वो नियमों को फॉलो करे। तो अगर पेरेंट्स खुद तनाव में रहेंगे और वो डरे रहेंगे और वो गुस्से से या चिढ़ के बच्चे से करेंगे बात, उन्हें समझाएंगे, तो वो बात नहीं बनने वाली है। हमें इस तरह से करना है कि बच्चे को ये एक चैलेंज तो लगे, लेकिन ये एक हेल्दी चैलेंज लगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स कहें कि हमें, क्योंकि आगे बहुत अच्छा करना है, हमें आगे बहुत अच्छे से रहने का हमें मौका मिलेगा, तो इस समय जो है हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस के अंदर फॉलो करनी है। इट इज द न्यू रूल ऑफ द गेम। तो इसको एक खेल की तरह अगर हम बच्चों के साथ उसका जो है अनुभव, हम उसे एक खेल की तरह उसको समझाएं कि अभी जो है आपको इस दायरे में रहना है और इसके बाद जो है बहुत अच्छे इसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हमें बच्चों को मोटिवेट करना है। अभी जैसे पिछले 15 महीनों से जब से फर्स्ट वेव शुरू हुआ और अभी सेकेंड वेव आया है, तो इस दौरान मैंने करीबन 1,500 बच्चों की ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की है। तो बच्चों में इस दौरान ही जो लक्षण देखने को आए हैं वो है घबराहट, डर। उन्हें बहुत डर लगा रहता है कि अगर उनके माता पिता को कुछ ना हो जाए, वो कोविड पॉजिटिव ना हो जाए। तो बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जो फोबिया और डर से ग्रसित रहे हैं, उनमें घबराहट रही है, वो नींद से डर के चौंक के उठ जाते हैं,
उन्हें ये घबराहट होती है कि सब ठीक तो है ना। तो इस तरह के बच्चों के केसेस मेरे सामने बहुत ज़्यादा आए हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें अवसाद के लक्षण भी देखने को आए हैं। उनमें अच्छा नहीं लगना, उदास महसूस करना, घबराहट होना, काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, क्योंकि अब उनकी एक्टिविटीज सब सीमित हो गई हैं, तो किसी चीज में दिलचस्पी महसूस नहीं करना, ये सारे लक्षण देखने को मिले हैं। तो आगे के वेव में हम सभी चाहते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर रूमा, आपने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं दर्शकों के सामने, और ये बहुत ज़रूरी है कि खेल खेल में बच्चों को समझाया जाए, तभी बच्चे समझ सकते हैं। अगर हम इस तरीके से बच्चों को बताएंगे तो शायद बच्चे डर जाए। डॉक्टर प्रवीण, लौटूंगी आपके पास में। हम बार बार स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र कर रहे हैं कि कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कैसे बच्चों को जो है समझाया जाए। इम्यूनिटी सिस्टम पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये बार बार कहा गया कि आप एक्सरसाइजेस करिए, आप बाहर जाइए या घूमिए, मतलब आप सनलाइट लीजिए, ये तमाम तरीके की एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपना इम्यून सिस्टम बेटर बिल्टअप करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बीते 2 सालों से बच्चे घरों के अंदर कैद हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। नीचे अगर प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए तो पेरेंट्स जाने नहीं देते, जिसका जिक्र आपने भी किया कि ना जाने बाहर जाकर किससे मिलेंगे, कहां से संक्रमण आ जाता है। तो ऐसे में बाहर की चीजें, बाहर की दुनिया वो देख नहीं पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इम्यूनिटी सिस्टम पर भी खासा असर पड़ रहा है। उसके लिए कैसे काम किया जाए? बिल्कुल सही बात है आपकी। और रूमा जी ने जैसा भी बताया कि कई बच्चे अवसाद में आ जाते हैं और कई बच्चों को कई तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है न्यूट्रिशन का। एक तो आज की जो लाइफ स्टाइल है इसमें वैसे भी बच्चे जंक फूड और फास्ट फूड के दीवाने होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ इस लॉकडाउन का कि इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो गए। और एक बार आदत पड़ जाती है तो वो अच्छा रहता है, उनके भले के लिए ही है, ये बात वो समझ गए। बच्चों को एक्टिविटीज़ का जहाँ तक सवाल है, आप स्किप रोपिंग के लिए दे सकते हैं। उनको कुछ फुटबॉल जैसी कोई बॉल देके दीवार पे एक जो इसका बास्केटबॉल का रहता है उसको दे सकते हैं। ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ थोड़ी उम्र के अंतर से 2 बच्चे हैं, या दिक्कत वहाँ थी जब अकेला बच्चा होता है। ऐसे में पेरेंट को उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है और उनके साथ समय देना पड़ता है। यदि लॉकडाउन है तो फिर तो सबके लिए है, मम्मी पापा अपना सारा काम मिलजुल के करा के उसके बाद बच्चे को इस तरह से लें कि उसकी कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर हो, न कि वो स्क्रीन टाइम बढ़ाएं उसका कि टीवी या मोबाइल देखता जा रहा है। ये एक नुकसान था हमारा लॉकडाउन का बहुत बड़ा, जिसमें लोगों की, बच्चों की खास तौर पे स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गई थी, जिसने आँखों की कमजोरी बढ़ाई और बच्चों की एकाग्रता को कम किया था। तो न सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ के मैं बात करूँगा, बल्कि इंडोर एक्टिविटीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ाने की बात करूँगा जहाँ पर स्क्रीन टाइम कम रहे और एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़े। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान अब हम देख रहे हैं कि बहुत जोरों पर भी है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान में स्थिति ये है कि कई लोगों को लग पा रहा है, कई लोगों को नहीं लग पा रहा है। हम बहुत छोटा सा इस पर जवाब चाहेंगे। क्यों बच्चों का डर है? इसीलिए डर है क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। जब पहली लहर में बुजुर्गों को घेरा तो हमने देखा कि 45 साल से ऊपर के लोगों को बोल दिया गया कि वैक्सीन लगवा दी जाएगी, उनको वैक्सीन लग गया। फिर उसके बाद जब हमने देखा दूसरी लहर में 45 से नीचे लोगों को जो है कोरोना घेर रहा था तो उनको वैक्सीन लग गया। बच्चों के लिए वैक्सीन आया नहीं है। क्या लग रहा है किस दिशा में हम चल रहे हैं? कब तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगा? फाइजर एक वैक्सीन है और उसके तो अभी बहुत दूर तक सपने दिखाई दे रहे हैं कि भारत में आएगी और तब बच्चों को लगना शुरू होगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक PSM है, एक जो हमारी कम्युनिटी मेडिसिन होती है, इसका ये कहना रहता है कि यदि पूरी जनसंख्या का 60 to 70% तक हमारा किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है अथवा इम्यूनाइज हो जाता है, तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली उस बीमारी से बच जाते हैं। इस चीज़ को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो बच्चों का अगर हम देखें तो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं इनका 39% टोटल पॉपुलेशन होता है और इसके ऊपर का जो रहता है वो 61% होता है। तो यदि पूरा प्रयास करके हम अपनी बची हुई जो हमारी पॉपुलेशन है इसका अगर हम 100% वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो भले ही अभी हमारे पास
इसकी बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं आती है, बच्चे हमारी हर्ड इम्यूनिटी से बच जाएंगे। दूसरा लाभ ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को अभी जब तक बच्चों के स्कूल नहीं चालू हो जाते तब तक बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रखें। और अगर हमारे घर के 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, बाकी 5 ने अगर वैक्सीनेट कराया हुआ है तो हमारे 2 बच्चे सेफ हैं जी। इस तरह से हमें चलना होगा। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि 18 वर्ष से अधिक की उम्र के समस्त लोग वैक्सीन अनिवार्य रूप से कराएं। और ये न सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार, आपके समाज और देश के लिए अत्यावश्यक है जी। लौटेंगे सर आपके पास में, डॉक्टर रूमा के पास चलते हैं। डॉक्टर रूमा, जैसा हम कह रहे हैं आइसोलेशन की हमने बात की, चलिए अगर बच्चा नहीं संक्रमित होता है, आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आज भी स्थिति ये है उनके घर में एक कोई भी आइसोलेट हो जाता है तो वो बार बार पूछते हैं कि मैं मम्मी को आइसोलेट क्यों किया गया है, पापा को आइसोलेट क्यों किया गया है। अगर उनको कोरोना का नाम भी ले दे तो बच्चे डर जाते हैं। आप क्या राय देंगे दर्शकों को कि कैसे बच्चों को समझाया जाए कोरोना ये चीज है, आपको ये तमाम चीजें करनी है, आप कोरोना से दूर रहेंगे, बार बार अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि बच्चों को ये चीजें समझाना बहुत मुश्किल है कि बच्चे बार बार हाथ धोएं, बच्चे बार बार हाथ सैनिटाइज करें, मास्क हमेशा लगा कर रखें, और अब तो डबल मास्क की जरूरत पड़ रही है। देखिए, मैं एक गलतफहमी आपकी दूर करना चाह रही हूँ। आज 21वीं सदी के जो मैं बच्चों को देख रही हूँ और जितने कॉल्स आ रहे हैं, और वैसे भी मैं कह दूं कि बच्चे जो हैं बहुत अवेयर हो चुके हैं। बच्चों में यह जानकारी आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर तरफ से उनको मिल रही है। तो आज के जो 21वीं सदी के बच्चे हैं वो जानकार हैं, वो जागरूक हैं, वो सतर्क हैं। अगर माँ बाप या घर के बड़े अगर प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो बच्चे को कोई सीख देने की जरूरत नहीं होती। बच्चा वही सीख जाता है जो वो आसपास देखता है। तो सारा जो दायित्व है ना वो बड़ों का है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वो वैक्सीनेशन 45 प्लस में काफी लोग, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है। अगर 30 प्लस वाले लोग भी पूरे संपूर्ण तरीके से, 45 प्लस वाले 100% और 30 एज ग्रुप के अबव वाले एटलीस्ट 80% लोग अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश में क्राइम बढ़ रहा है तो हम उसके लिए जेल ज्यादा नहीं बनाने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों में क्राइम की प्रवृत्ति कम हो, उन्हें कानून के बारे में बताया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि गलत करोगे तो पकड़े जाओगे। तो बीमारी फैल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हम बेड्स ज्यादा बढ़ा दें। मैं तो इस बात को जो है प्रचार करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि लोगों में समझ आए कि वो जो है वो अपना बिहेवियर जो है कैसे नियंत्रण में रखें, वो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो बच्चों को डील करना बहुत आसान हो जाएगा अगर बड़ों में अकल आ जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देशवासी ज्यादातर जो गलतफहमियां हैं, जो भ्रम है, जो अफवाह है, उस पे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो वो निश्चित रूप से डॉक्टर रोमा, एक चीज का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो मध्यम वर्ग का तबका होता है जब वो सतर्क हो जाता है तो हम देखते हैं बच्चे सतर्क हो जाते हैं, बच्चे अपने आप समझाते हैं अगर पापा सैनिटाइज हाथ नहीं करते हैं या हाथ नहीं धोते हैं या कोई भी ऐसा लापरवाही बरतता है। लेकिन आज भी हमने देखा है ना कि गाँव में पहुंच गया कोरोना संक्रमण, और गाँव में जागरूकता की कमी आज भी है। मैं यहाँ पर न्यूट्रिशन का जिक्र भी करना चाहूंगी और इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर प्रवीण के पास जाऊंगी कि कुपोषण की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर दीजिए, लेकिन आज कुपोषण की समस्या हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। तो आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि गांव में बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए। गांव तक संक्रमण दस्तक दे चुका है और अगर गांव के बच्चों को पकड़ लिया तो हम समझ सकते हैं स्थिति कितनी खराब होगी। लगता है डॉक्टर रोमा को मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर प्रवीण के पास चलती है। डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर रोमा से मैं ये जवाब लूंगी, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगी। मेरा वही सवाल कि मैं कुपोषण को लेकर जिक्र कर रही हूँ। ये बिल्कुल सच बात है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें बेहतर चीजें खानी होगी, तभी हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। विटामिन सी हमें ज्यादा ज्यादा अपने डाइट में रखना है या तमाम और जो वाइटामिन होते हैं। लेकिन कुपोषण भारत की बहुत बड़ी समस्या है जो गांव में हम देखते हैं। कैसे आप देखते हैं, जैसे कोरोना की दूसरी लहर में गांव में दस्तक हुई तो हालात बिगड़ गए। अब इसके लिए बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन दिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और गांव तक न्यूट्रिशन दिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल।
निश्चित तौर पे कुपोषण हमारा बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि हमारा दुश्मन है। और अधिकांश जो हमारे बच्चे रहते हैं, चाहे उन्हें निमोनिया हो, डायरिया हो या अन्य किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका मूल कारण उनका कुपोषण ही रहता है। यहाँ तक कि टीबी का भी मूल कारण कुपोषण ही रहता है। ऐसे वक्त में जब कोई एक ऐसी बीमारी चल रही हो जो कुपोषण जिसको बहुत प्रिय हो और कुपोषण होने पर वो तेज़ी से अपना आक्रमण करके उस चीज़ को बढ़ा दी है, तो ऐसे में हमें सतर्क रहना और ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एक सिस्टम चल रहा है, मुझे नहीं मालूम और कई प्रदेशों में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक एएनएम के बाद प्रत्येक गांव की 1000 की पॉपुलेशन में एक आशा को रखा गया है, जो कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से उसका पूरा नाम है। और इसका काम ये रहता है कि पूरी 1000 की जनसंख्या में प्रत्येक घर की जानकारी रखे। लगभग 200 घर करीब उसके साथ में आते हैं और उनमें से प्रत्येक न सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़ों तक का हर तरह का 4 तरह का उसका जो पंजीयन होता है, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो जन्म हो, विवाह हो अथवा मृत्यु हो, इनका सारा पूरा रिकॉर्ड रखना उसका काम रहता है। इसके साथ ही यदि कोई बच्चा इस तरह से कुपोषित या दिखाई देता है जिसका वजन ना बढ़ रहा हो या कमज़ोर हो, ऐसे लोगों को आंगनवाड़ी के माध्यम से आंगनवाड़ी तक भिजवाना। यदि बच्चा 6 माह से 6 वर्ष तक की उम्र का है, और अन्यथा उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके आना ताकि वहाँ पर जांच की जाए कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, या फिर कुपोषण के कारण उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। कुपोषण के लिए हमारी आंगनवाड़ियों में 3 टाइम का भोजन दिया जाता है, जिससे बच्चों को वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जिससे वो खुश रहें, वहाँ पर आएँ। 1-2 मील उनको वहीं दे दी जाती है और एक टेक होम मील रहती है जिससे बच्चे घर लेके जाते हैं। माताओं को आज इतना ज़्यादा प्रशिक्षित कर दिया गया है कि यदि माताएं घर के काम में व्यस्त हैं तो घर के बुजुर्ग दादी अथवा दादा या अन्य लोग भी लेके उन्हें वहाँ जाते हैं। वर्तमान में जब एक जगह पर इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया गया है तो ये 3 मील उनके बच्चों के घर पे पहुँचा के उनका पोषण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इसके अतिरिक्त जो मैं कहना चाहूँगा, गांव और शहर दोनों जगह मौसमी फल, कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आप महंगे फल खाएं तो ही आपको फ़ायदा होगा। जो भी मौसम का फल है आप उसे इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां और फल, ये दिन में कम से कम 1 मील में आपके पास जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए आपको बहुत प्रोटीन पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 कटोरी दाल बच्चे को दें तो पर्याप्त मात्रा में उसको प्रोटीन मिल जाएगी। और गुड़ अगर देते हैं तो उसमें आयरन मिल जाएगा। इस तरह से हमारी जो देशी थाली होती है ये पूरी तरह से गुणों से भरपूर रहती है, और जितना अधिक कलरफुल ये थाली रहेगी उतना अधिक बच्चे को विटामिन और अन्य पोषण तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते, जितना कोई हरे रंग का भोजन रखिए, पीले रंग का भोजन रखिए, ऑरेंज कलर का भोजन रखिए, इस तरह से जो कलरफुल थाली करेंगे तो उतनी अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच्चे के पेट में जाएंगे और बच्चे का लाभ होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एलोपैथिक की अन्य दवाएं, सायरप, ये सारी चीज़ें लें। एक अच्छा भोजन लेने की आदत यदि बनाई जाए तो भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सिस्टम की बनती है अगर गांव-गांव में कुपोषण की समस्या को दूर करना। और हमने देखा भी कि बहुत सरकारों ने काम किया और उसके नतीजे भी दिखाई दिए, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। डॉक्टर रूमा, आप तक आवाज तब नहीं पहुंच पाई थी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल वही दोहराऊंगी। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि जो मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें बच्चों को देखा है कि वो काफी जागरूक हैं, वो खुद बताते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपको कितनी बार हाथ धोने हैं, क्या कुछ करना है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का बहुत बड़ा तबका गाँव में रहता है, और हम मध्य प्रदेश की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा तबका भी गाँव में है। वहां कैसे जागरूक किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गांव-गांव तक दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। और गांव के लोगों को जब हम बड़े लोगों को नहीं समझा पाए तो छोटे बच्चों को समझाना, जैसा आपने भी कहा कि बड़े लोगों को समझा दिए तो छोटे बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन जब बड़े नहीं समझे गांव में तो छोटों को समझाना तो और ज्यादा बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, ये जो सेकेंड वेव है कोविड-19 पैंडेमिक का, वो गांव में भी दस्तक बिल्कुल निश्चित रूप से दे चुका है, और इसके चलते अभी गांव में भी बहुत जागरूकता आई है और गांव के लोग भी सतर्क हैं। ये एक अच्छी बात है, मतलब भले देर आई पर दुरुस्त आई है।
तो स्वाभाविक है जब बड़े अब सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास आज ही कोई यहाँ से थोड़ी दूर सुजालपुर करके जगह है, वहां से 2 पेशेंट एक साथ आए थे और उन्होंने कहा कि वहां पे भी इतने संक्रमण की संख्या बढ़ गई है, तो अब बच्चे भी जानने लगे हैं तो वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मैं तो मनोचिकित्सक हूँ और मैं पॉजिटिव सोच चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, तो मैं बहुत पॉजिटिव और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन भी कम नहीं है, तो अब छोटी जगहों में भी, गांव में भी जागरूकता फैल रही है थैंक्स टू मीडिया। टेलीविजन आज गांव-गांव में है, घर-घर में है, तो जागरूकता निश्चित रूप से फैल रही है, लेकिन उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और फिर से मैं कहूंगी कि पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे बच्चों को, हम अपना बिहेवियर कैसे ठीक रखें तो ही बच्चे सीखेंगे, और यही बात गांव में भी लागू है। तो गांव के भी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं आगे आके एक लीड रोल अपनाने की जरूरत है, ताकि वो बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बन सके, वो बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश करे, और बच्चे जो है बहुत जल्दी, बहुत आसानी से चीजों को ग्रहण कर लेते हैं अगर उन्हें सही जो है एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उन्हें सही रोल मॉडल मिलते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, क्योंकि मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वाओ वर्ड्स ऑफ वर्थ द वेलफेयर सोसाइटी। हम लोग छोटी छोटी जगह जैसे होशंगाबाद, इटारसी, सिवनी, मालवा, सुजालपुर, इन सब जगहों में जाके काम करते हैं, या स्काइप के थ्रू मैं वहां पे फ्री कंसल्टेशन और फ्री एडवाइस दे रही हूँ, लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि सिचुएशन इतना ग्लूमी भी नहीं है, और इसको और ब्राइट बनाने के लिए बड़ों को जो है उन्हें सजग होना है, उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लानी है, उन्हें अब कुछ कुरीतियों को छोड़ना है और अच्छी डॉक्टर रूमा, लगता है आपने बहुत अच्छे बच्चों से टैकल किया है, तभी शायद आप बार बार बच्चों का फेवर ले रही हैं, और अच्छी बात है। ये सच है कि बच्चे गीली मिट्टी हैं, जैसा आप उनको समझाएंगे और वो वैसा ही समझेंगे, और ये जिम्मेदारी अभिभावकों की बन जाती है। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर रूमा एक चीज और समझना चाहूंगी, आप सिस्टम को कैसे देखती हैं? डर और जागरूकता में कितना फासला देखती हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना से डरना बहुत जरूरी था। फर्स्ट वेव में हम सब डर रहे थे, हालांकि उस डर के नकारात्मक परिणाम भी दिखे, बहुत सारी जगहों पर हमने खामियां देखी, लोग दुर्व्यवहार करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन डर और जागरूकता में कितना फर्क? क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो लोग घरों से बाहर निकलते रहेंगे, लोग घरों से बाहर निकलकर ऐसे ही उल्लंघन करते रहेंगे, और संक्रमण की चेन हर दिन और बढ़ती रहेगी, जो हमने दूसरी वेव में देखा। डर होना चाहिए या जागरूकता होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल डर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। डर किसी चीज का हल नहीं है। जागरूक होना, सतर्क होना और जानकार होना ही किसी भी जो है प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। डर जो है एक एक्सट्रीम रिएक्शन है, और उसके नतीजे भी फिर एक्सट्रीम्स में आते हैं, जहां लोग डर के कारण अवसाद से ग्रसित होकर आत्महत्या से भी जिंदगी खोए हैं, या बिल्कुल बेपरवाह होके भी लोग रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जागरूकता के लिए सरकार हर जो है कोशिश कर रही है, लेकिन हर चीज सरकार के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। हम अगर वयस्क हैं और एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज्यादा है, अगर हम एडल्ट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई हमें नहीं बचा सकेगा। और मतलब हमारी सबसे सर्वप्रथम तो हमें जागरूक होना है, सचेत होना है, जानकार होना है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करनी है। बिना काम के घर से नहीं निकलना है, निकलना है तो मास्क लगाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, आहार ठीक से लेना है, एक्टिव रहना है, मोबाइल रहना है, फिजिकल एक्सरसाइज की भी जहां बात हो रही थी, ये नहीं कि घर के अंदर है तो बिस्तर पे पड़े रहे और बिल्कुल निकम्मा होके बैठे रहे। नहीं, हमें एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, खान पान का ध्यान रखना है, और जितना हो सके नेगेटिव न्यूज सुनना बंद करें कि कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं, कहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। नेगेटिव न्यूज से दूर रहें, सिर्फ अपडेट लें दिन में एक बार, क्योंकि नेगेटिविटी आप जितना सुनोगे, जितना देखोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी, या आपके अंदर डर पैदा होगा, या आपके अंदर नफरत पैदा होगी। नेगेटिव न्यूज से बिल्कुल दूर रहें। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितनी जगह लोग एक दूसरे के मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह की डॉक्टर रूमा, आप कहना चाहते हैं कि जब हम आंकड़ा दें तो अपडेट दे दें, बस खत्म कर दें, उससे आगे चीजें ना बताएं और दर्शक ना देखें। चलिए, आपके पास में लौटूंगी। डॉक्टर प्रवीण,
मैं सिस्टम की हकीकत हमने देखी, बहुत सिस्टम पर सवाल खड़े हुए जब जनवरी के बाद फरवरी में हालात बिगड़ने लगे। डॉक्टर्स की स्थिति आज ये आ गई है कि बीते 2 सालों से वो वीक ऑफ नाम की चीज क्या होती है नहीं जानते। डॉक्टर्स की स्थिति ये है कि कई महीने हो गए हैं, घर नहीं गए हैं। अगर तीसरी लहर में हालात बिगड़ते हैं, अब आप सिस्टम को कितना तैयार देख रहे हैं? पहली लहर से हमने नहीं सीखा, तभी दूसरी लहर में हालात बिगड़े, और तीसरी लहर में तो बच्चों पर संकट है। अब बच्चों के लिए तैयारियां कैसे आप देख रहे हैं कि सिस्टम ने आखिर कितनी तैयारियां कर ली हैं, कितने हम बच्चों के लिए तैयार हो चुके हैं? यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, प्रशासन के बारे में बाद में बात करूँगा। ये जब सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छी स्थिति में पहली लहर के बाद हम आने लगे थे, इंदौर जैसी जगह में केसेस 16-17 के करीब हो गए थे, तो लोगों में एक निश्चिंतता का भाव आ गया था कि अब कोरोना चला गया। और ऐसे में मास्क लगाना बंद कर दिया, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना बंद कर दिया। लोग बाग भीड़ों में पुनः ऐसी भीड़ में जाने लगे थे जैसे सामान्य स्थिति आ गई है। आपने एक बात कही, रुमा जी ने भी ये बात का बिल्कुल सही जवाब दिया कि डर होने से क्या होता है। उस वक्त लोग डरे हुए थे। डरना नहीं है, मैं डरना नहीं, बल्कि उस चीज़ को वास्तविकता समझना है कि यदि आज की तारीख में हमें इस स्थिति से बचना है, सेकंड वेव से बचना है या थर्ड वेव नहीं आने देना है, तो सबसे पहले तो हमें जो SMS का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करना ही होगा। इम्यूनाइजेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, आप बीमारी से बचने के काबिल हो जाते हैं। परंतु बेसिक कंसेप्ट यही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें अथवा सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। अब बात आती है प्रशासन की। प्रशासन एक व्यक्ति को जाके हाथ धुलवा नहीं सकता, एक व्यक्ति को मास्क नहीं लगवा सकता, इसलिए उसको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कि वो ये देखे कि यदि व्यक्ति मास्क लगाए जा रहा है और मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है। जिस तरह से हेलमेट कंपलसरी होने पर लोग बाग गाड़ी में हेलमेट लटका लेते हैं और जहाँ जांच हो रही है, वो जहाँ पुलिस खड़ी हो वहाँ लगा लेते हैं, तो वैसे में वो उस कार्रवाई से तो बच जाते हैं। परंतु इस बीच यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे? वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि मास्क को जो लोग गले में सर पे लगा के चलते हैं, आगे कहीं पुलिस की या नगर निगम की कोई कार्रवाई होती दिख जाती है तो मुंह में लगा लेते हैं। तो भाई आप इस कार्रवाई से तो बच जाओगे, पर इस कोरोना से आपको कौन बचाएगा? तो सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि व्यक्तियों की ये स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों का सामना ये बात करें। हम बार-बार दोहरा रहे हैं। हालात बिगड़े, मैं अक्षर से ये बात हम बार-बार दोहरा रहे हैं, सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है अगर जनता साथ नहीं देती। और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि थोड़ी देर के लिए आप जुर्माने से बच जाएंगे, लेकिन आजीवन जो जुर्माना आपको लगेगा और आपके परिवार को लगेगा, आखिर उससे कैसे बचेंगे? लौटेंगे सर आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। डॉक्टर दीप्ति वैष्णव भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, डाइटिशियन है। मैम स्वागत है आपका ZMP छत्तीसगढ़ में। मेरा पहला सवाल यही है कि क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे टारगेट होंगे, बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत डाइट की होती है कि मम्मियां हमने देखी कि पीछे लेकर भागती हैं और बच्चे खाना नहीं खाते हैं, और इसीलिए कई बच्चों में कई चीजों की, कई विटामिन की कमी होती है। कौन कौन सी चीजें अभिभावकों को अपने बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बच सके और उनका इम्यूनिटी सिस्टम हम बूस्ट कर सकें? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं लास्ट ईयर से इस पे काम कर रही हूँ। सुपर ब्रेन इम्यूनिटी बूस्टर डाइट फॉर चिल्ड्रन। स्पेशली बच्चों को स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है अपनी बॉडी पे। एंड आपने अभी मेंशन किया कि बच्चे तो पिकी ईटर होते हैं, वो चूजी होते हैं खाने के लिए। मम्मा पीछे पीछे भागती है, वो नहीं खाते, दूध के ग्लास तक पूरा कंप्लीट नहीं छोड़ते। तो ऐसे में हम सब मॉम को सुपर मॉम बनने की जरूरत है। अभी जो चीजें आई है, पेंडेमिक आया है, कोविड-19 आया है, थर्ड वेव, जिसके लिए बहुत सारे प्रेडिक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे हमें अपने बच्चों की प्लेट में होलिस्टिक देना होगा, हमें प्रॉपर सप्लीमेंट देना होगा थ्रू डाइट। तो उनकी प्लेट में हमें ध्यान रखना होगा ग्रीन लीफी, ग्रीन वेज अच्छी तरीके से जाए, विटामिन C, विटामिन E, जिंक उनके प्लेट पे जाए। अब ये कैसे जाएगा? ये सब मम्मा की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि मम्मा कितनी क्रिएटिव है, किस तरह से एक नया सा स्मूदी बना के बच्चों को हम दे सकते हैं।
किस तरह से वेजिटेबल सूप हम टेस्टी सा टोमेटो कैरेट सूप घर पे बना के एकदम रेस्टोरेंट के टेस्ट वाला बना के घर पे हेल्दी वे में दे सकते हैं। हमारे इंडिया को पहले से ही एक बूंद मिला हुआ है, संजीवनी बूटी तक हमारे इंडिया से ही ली गई थी, जिससे लक्ष्मण को जान मिली है। तो हमारे किचन में बहुत सी बूटी और बहुत से हर्ब्स हैं, तो हम उस सूप में डाल सकते हैं। यस जी जी, आप अपनी बात पूरी करें डॉक्टर दीप्ति। यस 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 एक्चुअली तो मेरा कहना ये था कि बच्चों की स्टैमिना पे हमको काम करना होगा। स्टैमिना के लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह सुबह बच्चों को सोक्ड आलमंड्स दें, नट्स दें, अखरोट, वॉलनट दें, तो इससे उनके बच्चों में प्रोटीन बहुत अच्छा जाएगा, उनका स्टैमिना बढ़ेगा। जैसे हमें दूध देना है तो हम दूध प्लेन ना देके हम उसका स्मूदी बना सकते हैं, दूध में बनाना डाल सकते हैं, कुछ सोक्ड नट्स डाल सकते हैं, ब्लैक रेजिन्स डाल सकते हैं, कभी कभी हम पपाया का स्मूदी अच्छा सा बना के दे सकते हैं, मिक्स फ्रूट स्मूदी दे सकते हैं। बीच बीच में बच्चे को ग्रीन टी पीना सिखा सकते हैं। ग्रीन टी एक्चुअली क्या होता है, बहुत इजी वे में बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ा सा हनी डाल दिया जाए तो। बीच बीच में बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा जिंजर और हनी का पेस्ट दे सकते हैं, अजवाइन और हनी का पेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम बूस्टअप करते हैं। हम जो विटामिन सी ले रहे हैं ड्यू टू कोविड, बच्चों को भी हम अलग से एक विटामिन सी के आप इसका टैबलेट जिक्र कर रहे हैं कि आपने रिसर्च भी किया, आप पिछले साल से रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर बच्चों में किस चीज की कमी हो रही है, क्योंकि अब हम डाइट का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों को आखिर कौन सी डाइट देनी चाहिए। इस एक साल के दौरान आपने क्या देखा कि बच्चों में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैंने डॉक्टर प्रवीण से भी यही सवाल किया था, डॉक्टर रूमा से भी, कि जब हमने दूसरे वेव में देखा कि गांव तक पहुंच गया संक्रमण, गांव के बच्चों को समझाना, गांव के लोगों को ही जब समझाना में मुश्किल हो रहा है, अभिभावक नहीं समझ रहे तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे गांव में हर एक बच्चे की थाली तक जो पोषण है वो कैसे पहुंचाया जाए? राइट मेरे जो रिसर्च से मैंने पाया, मैंने देखा कि बच्चे गांव के हो या शहर के हो, मॉडर्नाइज वे में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में वो बस चिपके हुए हैं टीवी और मोबाइल, मतलब ब्लू स्क्रीन से। तो बेसिकली बच्चों में विटामिन ए की कमी तो पाई ही जाती है। हर बच्चे को एक मोटा सा स्पैक लगा हुआ है, राइट। इसके अलावा बच्चों की प्लेट में फ्रूट्स होते ही नहीं है। बच्चों को तो मॉडर्नाइज वे में हम देते हैं पास्ता, पिज्जा, बर्गर, व्हाइट सॉस के बिना बच्चे कुछ भी नहीं खाते। इवन वी आर मेकिंग इडली, तो उसमें भी बच्चों को सॉस चाहिए। तो अभी जो पैक्ड आइटम हो गया है ना, उसकी वजह से बच्चों में बहुत सी ऐसी चीज है, जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बच्चों में नहीं जा रहे। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है, बड़ों और बच्चों में हाइड्रेशन जो हमें ना प्रॉपर नहीं कर पाते, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, चाहे वो कोई भी सीजन हो। बच्चे भरपूर मात्रा में पानी पीते ही नहीं, किसी भी शॉर्ट ऑफ लिक्विड को नहीं लेते। ममास को पीछे पीछे याद दिलाना पड़ता है हर एक हाफ एन आवर में, बेबी तो पानी पिया, तो हमें ग्लास देनी पड़ती है, वाटर ग्लासेस। तो मैंने यही पाया है कि बच्चों में ना ही प्रॉपर मात्रा में फाइबर जा रहा है, ना ही विटामिन ए, विटामिन ई जा रहा है, ना ही जिंक जा रहा है। अब जिंक तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये तो अभी अभी सिनेरियो सामने आया है। जैसे ही कोविड-19 आया है, इम्यूनिटी बूस्टर, जिंक, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था जिंक क्या होता है, कॉमन मैन को पता नहीं था। तो सिंपल सी बात है, बच्चे वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहर के हो। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनकी प्लेट में 50% मेरा कहना है कि आप वेजिटेबल और फ्रूट्स के आइटम दीजिए, रिमेनिंग 50% आप ज्यादातर उनको और ये जिम्मेदारी अभिभावकों की बन जाती है कि बच्चे की थाली में कैसे ये जो तमाम विटामिन का जिक्र आप कर रही हैं, ये तमाम पोषक तत्व है, कैसे पहुंचाया जाए। बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर रूमा, आपके पास में लौटूंगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लॉकडाउन में बच्चे बाहर जा नहीं पा रहे हैं, घर में ही हैं, माँ बाप भी पीछे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करते, तो चलिए फोन दे दिया हाथ में और बच्चे उसमें खेल रहे हैं। ना चाहकर भी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि नकारात्मक खबरें बच्चों तक ना पहुंचे, वो पहुंचती हैं, बच्चे पूछते हैं, नेगेटिविटी बनती है। और सेकेंड वेव में तो स्थिति ये आ गई है मैम कि कई घर ऐसे हैं जो उजड़ चुके हैं, जहां कहीं पिता की डेथ हो गई है, कहीं माता की डेथ हो गई है, या दोनों ही पेरेंट्स नहीं रहे हैं। ये स्थिति बहुत गंभीर है, और अगर तीसरी वेव में ऐसी स्थिति हमने देखी तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। बच्चों को कैसे नकारात्मकता से दूर रखें? जी बिल्कुल, ये सारा चीज पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है, और सिर्फ कोविड के टाइम में ही नहीं। ये जो हम बच्चों को स्मार्टफोन हाथ में पकड़ाते हैं, ये शुरू से हम मतलब 10 साल से कह रहे हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर जो है बच्चों को जितना मिनिमम हो सके वो हमें करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जितनी बढ़ा सके हम वो हमें करना चाहिए। बच्चों को रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, बच्चों को
आउटडोर हो अब, लेकिन इंडोर गेम्स की ओर हमें ध्यान देना है। हमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। जहां बच्चों के पोषण की बात आती है तो ये स्मूदीज देना और ड्राई फ्रूट्स देना, ये तो सिर्फ शहर के हाई क्लास सोसाइटी ही कर सकती है। अगर हम गांव के मेजॉरिटी की आज हम संख्या की बात करें तो आज लोगों के पास काम नहीं है, वो 2 वक्त का खाना भी जुटा पाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम खाली एलीट ग्रुप की बात नहीं कर सकते हैं। तो हम ये देखें कि बच्चे पानी अच्छे से पिए, कुछ नहीं तो बच्चे को मट्ठा दे दिया जाए। बच्चे को जितना हो सके जो सस्ते फल हैं, केला है, पपीता है, ये खिलाया जाए। बच्चे के खाने में दाल जरूर एक टाइम हम प्रोवाइड कर सके, ये जरूरी है। और जहां तक बात आती है कि बच्चे, निश्चित रूप से हमें नेगेटिविटी से बच्चों को भी दूर रखना है। तो हमें किस तरह से बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, मैं ये कहती हूँ कि घर के छोटे छोटे काम बच्चों को ऊपर दीजिए तो उन्हें उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास महसूस होता है और वो प्राउड फील करते हैं कि आज मैंने ये काम किया। तो बच्चों को क्रिएटिवली इन्वॉल्व करना है, बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व करना है, चाहे वो बड़े घर का बच्चा हो, वो चाहे छोटे घर का बच्चा हो। तो काम जो है, घर के अंदर के छोटे छोटे काम जब हम मिल बांट के सब करेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिकली स्क्रीन के प्रति या मोबाइल के प्रति या टीवी के प्रति रुझान कम होगा। हम घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग बैठ के हम लूडो साथ में खेल सकते हैं, हम सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, हम अंताक्षरी खेल सकते हैं। तो हमें अपने पुरानी रीतियों की तरफ, हमारे पुराने रुझानों की तरफ ही बढ़ना है। हमें जो है कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है, हमें नेगेटिविटी से मैक्सिमम दूर रहना है। तो ये बच्चों के ऊपर भी बिल्कुल लागू होता है। और पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम सही तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करें, बच्चे के ऊपर चिड़चिड़ाए नहीं, गुस्सा नहीं करें, और साथ ही साथ बच्चे को एक पॉजिटिव तरीके से समझाइश दे, जो सबसे पहले शुरू ऐसा होता माहौल है क्रिएट खुद करना के होगा। behavior बिल्कुल, से। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा। अगर जॉइंट फैमिली है तो सभी साथ बैठे हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो ये माँ बाप का दायित्व बन जाता है। लौटूंगी आपके पास मैम। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास लौटते हुए यही सवाल कि क्योंकि मैं बार बार इसी का जिक्र करती हूँ क्योंकि आप सिस्टम में हैं, आप जानते हैं कि हकीकत क्या है और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। ये दूसरी लहर में आईना हम सब तक देख लिया है, हम सब ने ये आईना देखा है। अब तीसरी लहर में आप क्या चुनौती मान रहे हैं बच्चों के लिहाज से, और उस चुनौती से कैसे हम लड़े? अभिभावक कैसे लड़े, सिस्टम कैसे लड़े, डॉक्टर्स कैसे लड़े, और हम सब की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, बच्चे स्वयं इस बीमारी को कहीं से लेके नहीं आएंगे, वो जब तक कि कोई एडल्ट इन्फेक्टेड ना हो। और वो एडल्ट यदि अपने आप को संभाल के रखेगा, जैसे मैंने पिछली बार में अभी आपसे बोला था कि वो यदि इस तरह की आदतें डालता है कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को रखता है, तो वो न सिर्फ अपने आप को बचा पाएगा, अपने परिवार को बचा पाएगा। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत तेज़ी से उनको संक्रमण फैल सकता है। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं पुनः ये कहूँगा कि आउटडोर में बच्चों को बहुत अधिक बच्चों के साथ में खेलने ना दिया जाए और इंडोर एक्टिविटीज़ को जोर दिया जाए। बाकी जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, परंतु सिर्फ एक शासन के भरोसे रहना ये पूरी तरह से गलत है कि प्रशासन ये नहीं कर पाया इसलिए ऐसा हुआ, वो नहीं कर पाया तो ऐसा हुआ। देखिए, मैं आपको पिछली बार का वाकया याद दिलाना चाहूँगा कि जब शुरुआत हुई थी किसी को भी नहीं मालूम था कि आफ्टर ऑल ये है क्या। और मैं और मेरी टीम, करीब 10 लोगों की हमारी डॉक्टर्स की टीम और 4 या 5 लोग हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों ने, हम लोगों ने 3.5 महीने तक एक होटल के रूम्स में अपना ज़िंदगी गुजारी है। हम अपने परिवार से नहीं मिल पाए थे, परिवार के पास नहीं गए थे, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह थी कि हम लोगों को डर लगता था कि कहीं हमारे परिवार वाले हमारी वजह से चपेट में ना आ जाएं। मैं ये चाहूँगा कि बाकी लोग भी ऐसा ही समझें, वो ये ज़रूर सोच लें एक बार कि उनके कारण कहीं उनका परिवार, उनके पड़ोसी, उनके बच्चे, ये लोग संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास में। डॉक्टर रूमा हमारे साथ में बनी हुई हैं, डॉक्टर रूमा के पास भी जाएंगे। डॉक्टर दीप्ति के पास चले। डॉक्टर दीप्ति, हम डाइट का बार बार जिक्र कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट ही है। हमने फर्स्ट वेव में देखा, हमने सेकंड वेव में देखा और थर्ड वेव में भी हम यही कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है। चलिए, 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को आप समझा लेंगे, वो खा लेंगे, उनको समझाया जा सकता है, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों को
ना तो समझा सकते हैं, जितनी जिम्मेदारी बन जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों की बन जाती है। उनके लिए क्या आप टिप्स देंगी कि वो बच्चों को कैसे फीड करें, ऐसे कौन से न्यूट्रिशन दें ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो? ऑफ कोर्स, जैसे कि पहले भी बात कही जा चुकी है कि पेरेंटिंग इज मस्ट। अब 5 साल से छोटा बच्चा तो अंडर कंट्रोल ही चलेगा अपनी मम्मा और पापा के। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है, जैसे मैं सबसे सहमत हूँ, जैसे इंडोर एक्टिविटीज को हम कर सकते हैं, नमक के पानी का गार्गलिंग करवा सकते हैं। ये प्रिकॉशंस के तौर पे बता रही हूँ। डाइट पे मैं आती हूँ तो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम गार्गल करा सकते हैं सॉल्ट वाटर का। इसके अलावा प्रॉपर हम बच्चों को बोल सकते हैं कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम हम उनको सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 साल से छोटे बच्चों का, तो हम उसमें एज अ पेरेंट हम ट्राई करेंगे कि 5 साल से छोटे बच्चे की प्लेट में, डाइट प्लेट में हम किस तरह से चीजों को रख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सूप का प्रिपरेशन एक कॉमन इंसान भी कर सकता है। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, टोमेटो और कैरेट इज इनफ। तो क्या होता है, बच्चे उसको बहुत ही अच्छे वे में खाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीन लीफी। ग्रीन लीफी देखते ही बच्चे भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चों के पास विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारी चीजें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट उनके प्लेट पे जा रहा है। उसके अलावा हम जो चपाती बनाते हैं उसको हम पराठे के फॉर्म में बना सकते हैं ताकि उसमें हम स्टफ्स भर सके। जैसे कि कभी पनीर भर दिया तो प्रोटीन की मात्रा आ गई, कैबेज भर दिया, गोभी भर दिया, पंपकिन भर दिया, स्वीट पोटैटो भर दिया। तो बच्चों को क्या आ जाएगा, एक साथ चपाती, 50% आपको आटा मिल जाएगा, 50% उसको प्रोटीन या ग्रीन वेज मिल जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में कभी हमने इडली बनाई तो इडली हमने स्टफ्ड वे में बना दी। इडली में हमने कैरेट डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, बीट रूट डाल दिया, तो इडली रैम्बो इडली बन जाती है, मल्टी कलर हो जाती है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। उसी तरह अप्पे बहुत ही इजी डाइट होता है, रवा से बनता है, उपमा, ये सारे क्रिएशंस बच्चों को पसंद आते हैं। कुछ बच्चों को नमकीन सॉल्ट पसंद है, कुछ को स्वीट्स पसंद है, तो आप स्वीट्स फॉर्म में भी रवा की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को पुलाव चीजें आप बता रही हैं, सुनने में अगर इतनी स्वादिष्ट लग रही हैं, जब वो प्लेट में होंगी तो निश्चित तौर पर बच्चे जरूर खाएंगे। देखिए बच्चों को ना क्रिएटिविटी अट्रैक्ट करती है। बच्चों की प्लेट कलरफुल होनी चाहिए, बच्चे खुद ब खुद खाएंगे, चाहे वो 5 साल से बिल्कुल सही बात आपने कही है। शायद यही कारण है कि बच्चों के लिए क्रिएटिविटी सबसे आगे रखी जाती है, जिसका जिक्र डॉक्टर प्रवीण भी कर रहे थे, डॉक्टर रूमा भी कर रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो जो टिप्स आपने दी हैं, जी मीडिया के जितने दर्शक देख रहे हैं वो सभी इन टिप्स को जानेंगे और अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाएं। आपके बच्चों की थाली में क्या होना चाहिए कि आपके बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो, कैसे आप अपने बच्चों को तैयार करें, कैसे समझाएं, और कैसे प्रशासन तैयार हुआ है, कैसे आगे तैयारियां की गई हैं, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए थे उन्होंने दी, और उम्मीद करते हैं कि आपको कई टिप्स इस शो के जरिए मिली होंगी।